आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। और मैं हूं गौरव गर्ग और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं किताब पे चर्चा। पिछले एपिसोड में आदित्य भाई साहब ने बात करी थी कफन पे। उन्होंने कफन एक्चुअली पढ़ के सुनाई थी सबको, जो कि एक बहुत कमाल एक्सपीरियंस था। और हम कुछ टाइम से ये भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपने चैनल पे कि हम बस शॉर्ट स्टोरीज या कहानियाँ पढ़ के सुनाएं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस बहुत कमाल होता है और आप सबके लिए भी एक आसानी होगी जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पर कहानियाँ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बट आज मैं सिर्फ किताब पे चर्चा लेके आया हूँ और आज मैं जिस किताब के बारे में बात करूँगा वो एक बहुत जाने माने फ़िलोसोफ़र की है, हिंदुस्तानी फ़िलोसोफ़र की हैं। इनका बड़ा हिस्ट्री थोड़ा मिस्टिकल सा रहा है। बहुत लोग इन्हें एकदम मिस्टिकल पास देने की कोशिश करते हैं, पर वही बहुत लोग इन्हें रैशनल एक बीइंग की तरह दिखाते हैं और ये अपने आप को भी बहुत रैशनल बीइंग की तरह ही प्रमोट करा है इन्होंने। बहुत इनका जो फिलोसफिकल आइडिया है बहुत वो कृष्ण से मिलता जुलता है। जैसे श्री कृष्ण की फिलॉसफी रही है चीज़ों को लेके, वैसा ही इनका भी रहा है। और इन्होंने बहुत, मैं बोलूँगा कि इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हिंदुस्तानी फिलॉसफी को पॉपुलराइज करने में, हिंदुस्तानी फिलॉसफी को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए और हिंदुस्तान के लोगों को भी समझाने के लिए। पर क्योंकि अंग्रेज़ी में समझाते थे तो सिर्फ एक तबके को ही समझ आ पाता था, बाकी सब से नहीं कर पाते थे कम्युनिकेट। तो इस किताब का नाम है, वो है फ्लेम ऑफ अटेंशन। और किताब का नाम है फ्लेम ऑफ अटेंशन और ये किताब है जय कृष्णमूर्ति जी की। आपने सुना ही होगा जय कृष्णमूर्ति जी का नाम कभी ना कभी, जब आपने कभी फिलॉसफी या फिलोसफिकल डिबेट्स में कभी हिस्सा लिया होगा या सुना होगा। इनका बहुत नाम हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है। ओशो का, जैसे रजनीश ओशो जी का नाम हम लोग यूज़ करते हैं, उनके आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं, वैसे ही जय कृष्णमूर्ति जी के भी आइडियाज़ को लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं डिबेट्स में और बहुत अभी भी चर्चा में रहते हैं। लोग अभी भी पढ़ते हैं, लोग अभी भी इंस्पायर होते हैं। तो काफ़ी प्रोमिनेंट फिलोसोफर रहे हिंदुस्तान के। और जो किताब है इसका नाम फ्लेम ऑफ अटेंशन क्यों है? फ्लेम ऑफ अटेंशन इसलिए है कि इस किताब के द्वारा ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स है इनके। लेक्चर नहीं, टॉक्स बोलते थे, तो हम भी टॉक्स बोलेंगे। सीरीज ऑफ टॉक्स है जहाँ पे अपने ऑडियंस से कह लीजिए या फिर जो इनके चाहने वाले हैं, इनको पसंद करने वाले हैं, इनके सुनने वाले हैं, या उनको बिठा के कुछ आइडियाज़ उनके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये कुछ बोलते हैं फिर वो कुछ बोलते हैं, ऐसे करके का आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है। और फ्लेम ऑफ अटेंशन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों की पे अटेंशन अगर अपना दें या फिर अपने सराउंडिंग्स पर अटेंशन दें, खुद पे अटेंशन, हम बहुत चीज़ें अपने जीवन में ऐसी हैं जो हम अटेंशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इस किताब का सार है। अब शुरू करता हूँ पहले कि मैं इस किताब के कुछ अच्छे एक्सर्प्ट्स, पैराग्राफ्स या फिर कुछ अच्छे हिस्से आपको सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कि बहुत लोग पसंद करते हैं कि पहले हम किताब का कुछ हिस्सा या किताब के अंदर से कुछ हिस्से सुना दें, या किताब सुना दें, या कुछ कहानी सुना दें, कोई कविता सुना दें, फिर उसके ऊपर चर्चा करें। लोग पसंद नहीं करते हैं कि सिर्फ हम बातें कर रहे हैं किताबों के बारे में, उनके अंदर का मटीरियल नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़ूंगा और हो सका तो उसके बीच में ही उनके ऊपर बातें भी करूँगा। देखिए, ये एकदम शुरुआती पन्नों में है और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस प्रकार की आइडिया रखते थे, किस प्रकार की इनकी फिलॉसफी रही है। We have to face things as they are, look at them very closely and see the urgency of doing something immediately, not leaving it to the scientist, the politician and the intellectual। तो यहाँ पे जो इनका आइडिया है ये आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए। ये वही है कि हम खुद क्यों नहीं खुद में बदलाव ले आते हैं, हम खुद क्यों नहीं पहल करते हैं, हम खुद क्यों नहीं शुरू करते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है ना, तो मैं एकला चलो रे,
तो जैसे वो उसमें कहते हैं कि आप अकेले चलो ना, क्या ज़रूरत है सबकी। तो इसमें भी ऐसे ही कहना चाहते हैं कि आप खुद शुरुआत करो, आप दूसरे के भरोसे पे क्यों हो, क्यों इंतज़ार कर रहे हो कि वर्ल्ड पीस आपके पॉलिटिशियंस लेके आएंगे, आपके ब्यूरोक्रेट्स लेके आएंगे, आपके जो भी है जाने पहचान फेमस लोग हैं वो लेके आएंगे। वर्ल्ड पीस तो आप भी लेके आ सकते हैं अगर आप कोशिश करें, जो कि मुझे नहीं पता कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कितना एप्लीकेबल है, बट एक आइडिया के तौर पे बड़ा अच्छा है, ये मैं ज़रूर मानूंगा। क्योंकि देखिए इसका क्रिटिक तो साफ यही है ना कि अगर कोई चाहता ही नहीं है सामने वाला वर्ल्ड की पीस, बाकी सब चाहते ही नहीं है और सिर्फ मैं चाहता हूँ, और तो फिर कैसे आएगा वर्ल्ड पीस? वर्ल्ड पीस नहीं आ सकता। या तो सभी इस आइडिया में माने, एक प्लेइंग कॉमन फील्ड हो जाए। तो ये सब वही है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हो सकता है क्योंकि मुझे समझ भी कम आया हो, तो मैं अपनी लिमिटेड समझ से ये सब क्रिटिक से ये सब बातें बोल रहा हूँ। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। दूसरा जो एक्सर्ट है, ये बहुत अच्छी बात है कि what is thinking to you when somebody challenges you with that question, what is your response? What is thinking and why do you think? Most of us have become second-hand people. We read a great deal, go to a university and accumulate a great deal of knowledge, information derived from what other people think, from what other people have said, and we quote this knowledge which we have acquired and compare it with what is being said. There is nothing original. We only repeat. So when one asks what is thought, what is thinking, we are incapable of answering. ये एक बहुत अच्छा मुझे पैराग्राफ लगा, ये बहुत अच्छी बात लगी कि ये सच बात है कि हम सोच कब रहे हैं। अगर हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ किताबें पढ़ के, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे आइडियाज़ एक्यूमुलेट तो कर लिए हैं, पर उन आइडियाज़ का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने उस आइडिया के बारे में सोचा ही नहीं है। तो वो आइडिया होना उसका ना होने के बराबर है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि हमने ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया है, पर हम सोच नहीं रहे हैं, और बिना सोचे ज्ञान का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने जैसे जब आदित्य भाई भी एग्री करेंगे, जैसे जब अभी मैं पढ़ाता था, अभी लास्ट ईयर तक मैं केमिस्ट्री, इस साल के मार्च तक मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था एक अच्छे जाने माने इंस्टीट्यूट में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हो। तो वहाँ पे भी बच्चों के साथ यही तो था, और बच्चे भी यही करते थे ना कि दे अक्यूमुलेट अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज, जिसे आप लोग रट्टा कहते हैं, रट्टाफिकेशन करना, मग्गा होना। ये वही है ना कि हमने बहुत सारे आंसर्स याद कर लिए हैं, हमने बहुत सारे पैसेजेस याद कर लिए हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर याद कर लिए हैं, पर हमें ना उनकी एप्लीकेशन पता है, ना हम उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, ना हम वो आइडिया किसी और को समझा सकते हैं। बस हमने अपना इकट्ठा करके रख लिया है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका ना फ़ायदा आपको है ना मुझे है। तो ये यहीं पे इस बारे में बोल रहे हैं कि इसलिए जब हम किसी से पूछते हैं कि आपने कभी सोचा है, तो हम कभी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है। क्योंकि बहुत हद तक सही है, मैंने भी बहुत कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं भी, आप भी, हम सब जीवन ऐसी तो जी रहे हैं ना, प्री कंसीव नोशंस पे, पहले से बने हुए विचारों पे हैं, तो हम भी लकीर के फ़कीर ही हैं एंड में। पिताजी ने बोला, माताजी ने बोल दिया, बॉस ने बोल दिया, क्या करें, इंसान के पास चॉइसेस भी कितना ही है। अब कितना ही हद तक जाके आप रिबेलियन हो सकते हो। एक पॉइंट पे आपको समाज की बात माननी पड़ती है, आपको दबावों में आना पड़ता है। आगे चलते हैं, कुछ और आपको हिस्से, अगर आपका इन पे कुछ और सोच है, या आपका इनसे कुछ और अपने कंक्लूजन डिराइव करें, तो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, हमारे साथ बात करें। हम चाहते हैं कि आप इंटरैक्ट करें ताकि और आइडियाज़ पनप पाएँ, ठीक है।
एक छोटा सा लाइन में एक बहुत कमाल बात है, यहाँ पे लिखा है, हैव यू लुक्ड एट एनीबडी फ्रीली ओपनली विदाउट एनी वर्ड विदाउट एनी इमेज, हैव यू लुक्ड एट द ब्यूटी ऑफ अ ट्री एट द फ्लटर ऑफ इट्स लीव्स। देखिए अब पहले नजरिए में तो बड़ी सिंपल बात लग रही है ना कि क्या कभी आपने किसी की खूबसूरती देखी है, सुंदरता देखी है, पर ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपने सुंदरता को बिना शब्दों के देखा है। तो बिना शब्दों के सुंदरता देखने का मतलब क्या हुआ कि आपने खूबसूरत पेड़ देखा पर आप उसको देख के अप्रिशिएट करते हुए नहीं बोल सकते ये कितना ऊंचा है, क्योंकि आपने शब्द का प्रयोग कर लिया है। अब ये नहीं उस पेड़ को देख के बोल सकते कि वाह कितना घना पेड़ है, वाह कितना छांव वाला पेड़ है, वाह कितना फलदार पेड़ है। अब वो नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि फिर आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? इमेजेस का प्रयोग कर रहे हैं। पर आपको इमेजेस का प्रयोग नहीं करना है, या आपको शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ को खड़े देखना है और उसकी खूबसूरती अप्रिशिएट करनी है। ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, बहुत मैं सोच भी नहीं सकता अभी के हालातों में मुझे बहुत अपने आप पे काम करना पड़ेगा ताकि मैं एक पेड़ को देखूं, एक चिड़िया को देखूं, एक कीड़े को देखूं ज़मीन पे चलते हुए, एक जानवर, एक बिल्ली, एक कुत्ते को देखूं और उसकी सिर्फ खूबसूरती को अप्रिशिएट करूं, ना कि किसी मेरे दिमाग में बनी हुई इमेज को अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं, ना कि मैं उस कुत्ते को कोई शब्द, उस जानवर को, उस चीज़ को कोई शब्द देके उसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं उसकी ब्यूटी को उसकी इनहेरेंट फॉर्म में अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो कि एज एन आइडिया भी बड़ा डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड है अभी कि कैसे फिर करेंगे। एक लोग बोलते हैं ना, मोटे को मोटा ना बोले, काले को काला ना बोले, तो ऐसे ही खूबसूरत पेड़ को खूबसूरत पेड़ ना बोले, है ना, प्यारी बिल्ली को प्यारी बिल्ली ना बोले, है ना, पालतू कहते हैं अच्छे कुत्ते को अच्छा कुत्ता ना बोले, गुड बॉय ना बोले, तो क्या बोले? और फिर मैं उसे अप्रिशिएट कैसे करूँगा? यही इसमें, और इस किताब में एक बहुत कमाल बात बोल लीजिए, या फिर जो इन्होंने जानबूझ के करा है अपने टॉक्स में, कन्वर्सेशन में जय कृष्णमूर्ति जी करते गए हैं, जिसके लिए मैं इन्हें बहुत एडमायर कर रहा हूँ कि ये कंक्लूजन नहीं देते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो कर लो, या मैं जो बोल रहा हूँ यही सत्य है, मैंने तुम्हें अभी ये इन्होंने प्रॉब्लम दिया है कि आप कैसे देखोगे। अगली लाइन में सोल्यूशन लिख सकते थे और सब बोलते वाह वाह, मैं भी वाह वाह करता इनकी, मैं भी इनका फैन हो जाता, पर ये कभी सोल्यूशन देते ही नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन ढूंढना ही अपना काम है, क्योंकि वो हमसे कन्वर्स कर रहे हैं। आगे जाके एक पैराग्राफ आएगा जिसमें वो बात करेंगे इस बारे में कि जो लोग ये क्लेम करते हैं उन्हें सब पता है, पर अभी हम आगे चलते हैं। पर इस बारे में सोचिएगा और हमें बताइएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को उसकी इनहेरेंट ब्यूटी पे कैसे जज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। अभी देखिए, उसी पिछली बात से जोड़ते हुए एक आगे बात आ रही है। Most of us in the world are not disciplined. Disciplined in the sense that we are not learning. The word discipline comes from the word disciple. The disciple whose mind is learning, not from a particular person, a guru, or from a teacher or preacher, or from books, but learning through the observation of his own mind, of his own heart, learning from his own action. And that learning requires a certain discipline, but not the conformity most disciplines are understood to require. When there is conformity, obedience and imitation, there is never the act of learning, there is merely following. बहुत बड़ी बात है। Discipline implies learning from the very complex mind one has, from the life of daily existence, learning about relationship with each other, so that mind is always pliable, active. अब देखिए कि यहाँ कितना अच्छा ख्याल दिया गया है कि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नोशन है कि हमें डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, और डिसिप्लिन होने में आपको डिसाइपल बनना चाहिए,
और डिसाइपल बनने के चक्कर में लोग इमिटेशन करने लगते हैं, नकल उतारने लगते हैं, ओबीडियंस में आ जाते हैं। और ओबीडियंस में जैसे आप आते हैं या किसी को इमिटेट करते हैं, इमिटेट मतलब नकल करते हैं, ओबीडियंस मतलब जी हजूरी करते हैं या फिर सारे ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो जैसे ही आप इस घेरे में आ जाते हैं तो आप अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, आप अपने दिमाग को कर लेते हैं बंद, और उस पॉइंट पर आपका लर्निंग बंद हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि लर्निंग एक्चुअली होता कब है? लर्निंग आप तब करते हैं जब आप खुद से सीखते हैं, अपने इनर सेल्फ से सीखते हैं, अपने डेली लाइफ से सीखते हैं। आप सड़क पर चलते हुए सीखते हैं, आप किसी से बात करते हुए सीखते हैं, आप खाना खाते हुए सीखते हैं, आप मेट्रो पकड़ते हुए सीखते हैं, आप बस पकड़ते हुए सीखते हैं। आप किसी क्लास में बैठ के लाइफ के बारे में नहीं सीख सकते, दुनिया के बारे में नहीं सीख सकते। ये कह रहे हैं ऐसा बिकॉज सीखने के लिए, लर्न करने के लिए आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है, फ्री होने की ज़रूरत है खुद से और दुनिया से। और वो डिसाइपल होने में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे तो आपको किसी का शिष्य बन के रहना पड़ेगा। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ। अभी देखिए, इन्होंने एक और पैराग्राफ में मेडिटेशन के और मेडिटेट करने के बारे में लिखा है। वन नीड्स ट्रेमेंडस एनर्जी टू मेडिटेट एंड फ्रिक्शन इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, कॉन्फ्लिक्ट, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट इज फ्रिक्शन। आपका कॉन्फ्लिक्ट है आपके गली मोहल्ले के लोगों से, कहीं पे मेट्रो में, किसी के साथ बस में, किसी के साथ ट्रेन में, तो वो है आपका वेस्टेज ऑफ एनर्जी। When in one's daily life there is a great deal of friction, conflict between people and dislike of the work which one does, there is wastage of energy. And inquire really most profoundly, not superficially, not verbally. One must go very deeply into oneself, into one's own mind, and see why we live as we do. Always wastage of energy. For meditation is the release of creative energy. ये कह रहे हैं कि हमें कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं रोज़ की, लोगों के साथ, आसपास दुनिया के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, सरकार के साथ, हर किसी के साथ। पर ये बोल रहे हैं कि ये बाहर कुछ चेंज करके नहीं होगा, ये अंदर चेंज करके आएगा। अब यहाँ मैं इनके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरी गली में कूड़ा है या मेरी गली में रोज़ झगड़ा होता है, तो मैं अपने अंदर ऐसा क्या बदलाव कर लूँ कि वो झगड़े से मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाए? क्या चेंज कर लोगे आप अपने अंदर? जब भी लोग रोज़ रात को लड़ेंगे या शाम को लड़ेंगे तो आपके अंदर ख़राब इफेक्ट आएगा ही आएगा, आप कितना भी कान बंद कर लो। फिर तो अब महात्मा गांधी वाली बातें करोगे ना, कान बंद कर लो, गली में झगड़ा हो रहा है, पॉइंट क्या है? बुराना सुनो, बुराना देखो। तो यहाँ पे मुझे इनका आइडिया थोड़ा, आई डिसएग्री विद इट। बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी प्रकार की, मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ कि आई डिसएग्री यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अभी मुझे इतना समझ आया है कि मुझे लगता है कि सिर्फ हर चीज़ अंदर करने से काम नहीं बनता है, कभी कभी बाहर बदलाव की भी ज़रूरत होती है। और हर इंसान अपने अंदर चेंज करे एक साथ, ये थोड़ा मुश्किल है। ये बड़ा ना एनार्किस्ट जैसा थॉट है। एनार्किस्ट जो होते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो एनार्किस्ट क्या होते हैं, तो एनार्किस्ट वो होते हैं जो किसी प्रकार की सरकार में, गवर्नेंस में नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि इंसान को खुद को सेल्फ गवर्न करना चाहिए। मेरे घर के सामने अगर गड्ढा है तो वो मैं ही ठीक करा लूँ, या मेरे आसपास के 2-3 लोग मिलकर करा ले, सरकार को उससे कुछ लेना देना हो। मेरे मोहल्ले में पानी लाना है तो मैं लेके आऊँ, खुद अपना ठीक करूँ। और वो एक और चीज़ में मानते हैं कि बी अ गुड एग्जाम्पल। वो मानते हैं कि आप सभी को एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए। तो एनार्किस्ट लोग इसमें बहुत मानते हैं कि मैं अच्छा एक्ट करूँगा, आई विल डू समथिंग गुड। वो हर जगह अच्छा करने के उसमें रहते हैं, सबसे पहले करने के और सबसे अच्छा करने के उसमें। मतलब अनार्किस्ट अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑन पेपर अनार्की ऐसा होता है, पर वो ऐसा मानते हैं कि अनार्किस्ट का काम होता है अच्छा एग्जाम्पल बन के दुनिया के सामने आना। ठीक है, तो ये तो कुछ इस प्रकार का ही आइडिया है जो कि आई डोंट रियली अग्री विद, और मुझे नहीं लगता है कि हो भी सकता है। पर अगेन, मैं हूँ कौन डिसएग्री करने वाला इनसे?
है ना। तो आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है कुछ आइडियाज़, और कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़ते हैं, फिर आज के एपिसोड ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में। ये एक और बहुत ये अच्छा ख्याल है अपने बारे में। When you are envious, you separate envy from yourself. You say, I must control envy, I must suppress it, or you rationalize it. But you are not separate from envy. You are envy. Envy is not separate from you. You are yet, and yet, we played this trick of trying to control envy as though it was something separate from us. ये बहुत अच्छा है कि अगर हमें कभी एनवी, जेलस, एनवी बोल लीजिए, जलन से भी एक ऊपर का होता है एनवी होना किसी के साथ। हमें किसी का जलन है, किसी से हमें जेलसी महसूस हो रही है, तो हम अपने आप को जेलसी से अलग कर लेते हैं। हम किसी भी एक्सट्रीम इमोशन को अपने आप से अलग कर लेते हैं, किसी बुरी चीज़ को। तो अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्से को अपने आप से अलग कर लेते हैं। हम पहले बोलते हैं कि मुझे गुस्से को दबा देना चाहिए, मुझे गुस्से को निकाल देना चाहिए। हम उसे रैशनलाइज कर लेते हैं या फिर हम उसे सप्रेस कर लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि गुस्सा मैं हूँ, गुस्सा मेरे कॉन्शियसनेस में है, मेरे दिमाग में मेरा पार्ट है गुस्सा। तो अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो इट्स मी। एक कोई थर्ड पार्टी बीइंग आके मेरे अंदर गुस्सा नहीं कर रहा है, इट्स मी। तो इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग इट और निकालोइंग इट, या फिर अपने अंदर से निकालने है कई जगह, आप सबको उसको समझना चाहिए कि वो आया कहाँ से, वो कहाँ जाएगा। और अपने बॉडी को इंस्टेड ऑफ प्रोहिबिटिंग या रोकने की, सप्रेसिंग या फिर ऐसे बर्स्ट की जगह, आप सभी को एक अच्छा एक मैं बोलूँगा मीडियन वाला रास्ता चूज करना चाहिए, जो है कि उस गुस्से को समझना, उस जलन को समझना कि ये मेरे अंदर कैसे आया, इसका बिगिनिंग क्या है, उसका एंड क्या होगा, इसका सोर्स क्या है। तो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं जितना मुझे समझ आया। देखिए अगेन उसी आइडिया को और बड़ा कर रहे हैं आगे। इज प्लेजर डिफरेंट फ्रॉम फियर, और इज फियर प्लेजर? They are like two sides of the same coin. When you understand the nature of pleasure, which is also time and thought, you have experienced something very beautiful in the past and it is recorded as memory, and you want that pleasure repeated, just as you remember the fear of a past event and want to avoid it. So both are movements of the same kind, although you call one pleasure and one other fear. Again बहुत अच्छा थॉट है कि एक अच्छी चीज़ हुई आपके हिसाब से और एक बुरी चीज़ हुई। एक को आप याद करके खुश होते हैं, एक को आप याद करके परेशान होते हैं, एक को आप चाहते हैं कि ऐसा और हो मेरे साथ, और दूसरे को आप चाहते हैं कि ये कभी ना हो। पर सत्य बात यह है कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, और एक्चुअली में दोनों मेमोरीज हैं, और दोनों समय का हिस्सा है। वो ना खराब है ना बुरे हैं, हमने अपने मन में उसे खराब और ना खराब है ना अच्छे हैं, हमने उसे अपने मन में खराब और अच्छा बनाया है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी नाइस, ये मुझे अच्छा लगा। तो अगेन आप कभी भी फिलोसफी किताब पढ़ेंगे तो आप इसमें ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर आइडिया से आप एग्री करें। अगर आप हर आइडिया से एग्री कर रहे हैं तो आपके साथ ये बहुत ख़राब है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं, बहुत आसानी से आपको बातों में फंसा लिया जाता है। और अगर आप हर आइडिया से डिसएग्री कर रहे हैं तो फिर आपके प्री कंसीव्ड नोशन बहुत स्ट्रांग है। बट हाँ, अगर आप कुछ आइडिया से एग्री कर रहे हैं, कुछ से डिसएग्री कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप चेंज की तरफ जा रहे हैं, पर वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो या ख़राब हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा आपके कॉन्शियसनेस पे, अगर आप इतना भारी कुछ पढ़ ही रहे हैं, अगर आप फिलॉसफी जैसा कुछ कॉम्प्लेक्स पढ़ ही रहे हैं, तो फिर आपकी इतनी मानसिक क्षमता होनी चाहिए अच्छे और बुरे में, आपके लिए जो अच्छा और बुरा है उसमें भेद करने की। ये देखिए कि इन्होंने भगवान के, गॉड के बिलीफ के ऊपर लिखा है कि यू बिलीव इन गॉड इज योर अल्टीमेट सिक्योरिटी। मैं ओशो की तरफ पढ़ रहा था। See what thought has done. It has created an image of God
which you then worship, that is self-worship. Then you begin to ask who created the earth, who created the heaven, the universe, and so on. So your tradition begins to destroy human mind. It has become repetitive, mechanical. It has no vitality except to earn money. Go to the office every morning for the rest of your life and then die at the end of it. So it is important to find out whether you can be free of tradition and so live without a single conflict, living every day with what is and observing what is, not only out there but inwardly. Then you will create a society that will be without conflict. Again, ये सब बातें बोल देना बहुत आसान है ना, कि आप काम पे जा रहे हैं रोज, आप साइकिल में फंस गए हैं, पर क्या करें भाई, नो एवरीवन डज नॉट हैव दिस लग्जरी कि वो यूरोप में इम्तियाज़ अली टाइप ऑफ फिल्म वाली ज़िंदगी जी सके, या फिर जस्ट कुछ ना करे, इस 9 to 5 में ना फंसे और अपना खर्चा चला ले. समटाइम्स यू हैव टू बी इन दिस हसल लाइफ. कभी कभी आपको फंसना पड़ता है इस 9 to 5 वाले जीवन में, अपना खर्चा चलाने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए. ये इतना आसान नहीं है कि आप ये बोल दें कि सब नौकरी छोड़ दें, फिर नहीं काम चलेगा ना, लोगों को काम करना पड़ेगा. आप अपना लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन और ध्यान और भगवान ढूंढने में, खुद को ढूंढने में लगा देंगे तो बात नहीं बनेगी ना. आपको काम भी, कर्म भी ज़रूरी है ना ध्यान के साथ साथ. ये सब ध्यान लगाएंगे, कर्म नहीं करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा मानना है. अगेन, पर इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि आपका जो बिलीफ, आपका गॉड के अंदर जो बिलीफ है, वो आपका सिक्योरिटी. एक तरह से आपने खुद एक सिक्योरिटी, फॉल्स सिक्योरिटी क्रिएट कर लिया अपने बिलीफ के नाम पे, जो कि है नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्टिंग, आपने बनाए हैं. और इसमें जब आप जो भी आप वर्शिप्स कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से आप अपने गॉड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, गॉड को मैं बोलूँगा सर्विस कर रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली आप खुद को वर्शिप कर रहे हैं, खुद की आप प्रशंसा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. क्योंकि अगेन आपने ही बनाई है वो इमेज और आप ही हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं. तो इसमें ये कह रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगती है. तो इतना ही था. इसमें एक और आइडिया था जो मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा, जो मुझे मिला नहीं अभी. वो ये था कि ये कहते हैं कि जो भी आपको ये बोल रहा है कि आई नो, मुझे सब मालूम है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपसे धोखेबाजी कर रहा है. उसको कुछ नहीं पता है, बल्कि वो चाहता है कि आप खुद कुछ ना सोचें, खुद किसी कंक्लूजन पे ना आए, बस आंखें मूंद के उस पर भरोसा कर ले, जो कि नुकसानदेह है सबके लिए, उसके लिए भी, आपके लिए सबसे ज़्यादा है. तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत प्रकार के धर्मगुरु बाबा लोग आ गए हैं, जो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बैठ के, छोटे छोटे भी अब तो, है ना, बात कुछ और थी बट आई कुछ और गई, इस टाइप के कुछ हैं बाबा लोग इंटरनेट पे, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उनको ब्रह्म ज्ञान है. और मतलब हर धर्म में ही है ना, आप हिंदू धर्म में बाबा बोल लीजिए, पादरी हैं बहुत सारे ऐसे मौलाना बैठे हैं, हाफिज़ बैठे हैं बड़े बड़े, जो ऐसे दिखाते हैं कि बस उनसे ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं है. और अब आप सब अपना दिमाग बंद कर दीजिए, इनके पास हर चीज़ का समाधान है, सबका सल्यूशन इनके पास है, बस इनकी बात मान लीजिए, आंखें मूंद के और करते जाइए और सब हो जाएगा. तो ये तो गलत है ना. क्यों मान लूँ मैं तुम्हारी बात मूंद के? क्यों मान लूँ मैं आपकी बातें आंखें मूंद के? कौन है आप? क्यों? क्यों आप नहीं चाहते कि मैं अपना दिमाग प्रयोग इस्तेमाल करूं? पर सच ये भी है कि बहुत लोग चाहते ही नहीं है दिमाग इस्तेमाल करना. वो चाहते हैं कि उन्हें बस बता दें, एक शॉर्टकट बता दिया जाए कि कृष्ण से कैसे मैं एक हो सकता हूँ, मुझे यहीं पे बैठ के बता दीजिए, मुझे जन्नत के सारे राज बता दिए जाए, मुझे बिल्कुल मिला दिया जाए, गॉड से एक कर दिया जाए, है ना. मुझे मदर मेरी क़यामत के दिन ऐसे उठा के लेके जाएं. क्यों? मुझे शॉर्टकट चाहिए ना, मुझे जल्दी से बस आप बता दो. आपने ले तो लिया अपना ज्ञान, आप अपना ज्ञान मुझे ट्रांसफ़र कर दो, यूपीआई कर दो ना अपना ज्ञान. ऐसे ही हो रहा है, बहुत सारे बने बैठे हैं. और
इससे क्या होता है, इससे अध्यात्म की, फिलॉसफी की, धर्म की वैल्यू कम होती है, क्योंकि लोग यही समझ लेते हैं कि भाई क्या है ये, कुछ भी नहीं है। तो यही तो है, वो लोग यूट्यूब पे देखते हैं इतना सारा मिलता रहेगा अनफ्री में, यहीं पे ले लेते हैं, या फिर कभी सत्संग वत्संग में इनके चले जाते हैं, फिर इनकी जो भी वो होती है कलेक्टिव्स जहाँ पे होते हैं इनके। क्या फ़ायदा पढ़ के, क्या फ़ायदा खुद से सोच के, क्या फ़ायदा खुद किसी कंक्लूजन पे आके, ज़रूरत ही नहीं है। मेरा व्हाट्सएप चल रहा है ना यार, मेरा यूट्यूब चल रहा है, बुक माई शो चल रहा है मेरा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ना, ये एक्चुअली में लॉन्ग रन में नुकसान करती है लोगों का, फ़ायदा तो नहीं करती है। फ़ायदा तो कभी किसी का नहीं हो सकता इस आइडिया के साथ। अगर आप चाहते हो कोई और आपको मोक्ष दिलाए, कोई और आपको ब्रह्म ज्ञान दिलाए, कोई और आपको निर्वाण तक लेके जाए, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं चांस आपके, बल्कि आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। तो इसकी जगह क्यों ना खुद मेहनत कर ली जाए। आप नहीं पहुंच पाएंगे, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा निर्वाण तक, नहीं पहुंच पाएंगे हम ब्रह्म ज्ञान तक, पर कम से कम हमें खुशी तो रहेगी कि हमने खुद कोशिश करी थी, हमने किसी और को पैसे दे के उससे कोशिश नहीं कराई थी। और इसी पे हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। काफ़ी सीरियस हो गया, बट मेरा वर्डिक्ट इस किताब के बारे में यही है कि अगर आपको फिलोसफी में सच में इंटरेस्ट है और आपको हिंदुस्तानी फिलोसफी को अच्छे से पढ़ना है और जानना है, और आपके पास समय है कॉन्ट्राडिक्ट करने का खुद को, आप चाहते हैं कि मैं एक किताब पढ़ने के बाद हफ्तों उसके बारे में सोचूं, तो ही आप ये पढ़िएगा, वरना आपके मतलब की नहीं है ये किताब। देखने में छोटी है, पतली है, पर बहुत बाहरी हो जाती है। दिन में 5 पन्ना पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको सोचना बहुत पड़ता है इसको पढ़ने से पहले, और सबको पढ़ने के बाद ज़्यादा सोचना होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तभी पढ़ें जब आपके पास थोड़ा समय हो सोचने का, या फिर आपके पास लंबा समय हो एक ही किताब को पढ़ने का। आप इतना लंबा कमिटमेंट दे सकें कि मैं 2 महीना 1 महीना सिर्फ एक ही किताब को रोज़ खोलूँगा, उसके 2 पन्ना 1 पन्ना पढ़ूँगा, बार बार उसे एनालाइज करूँगा, तो आपके लिए पढ़ना अच्छा है। वरना आप शौक के लिए भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, और लोगों को बताएं कि हिंदी पॉडकास्टिंग में एक नए प्रकार का बदलाव आ रहा है, लोग साहित्य पे इतना सीरियसली बात कर रहे हैं। हमारा भी कुछ फ़ायदा होगा और आपका भी कुछ फ़ायदा होगा। कमेंट करें अगर आपके दिमाग में कोई सुझाव है। धन्यवाद।